हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय विनोद सर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। इन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में बच्चों हमने पिछले वर्षों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को भी शामिल किया है। विद्यार्थियों, हमने ऐसे प्रश्नों को चयन किया है, सिलेक्ट किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में व्युत्पन्न मात्रक है। अब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं भैया? तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो कैंडेला, कैंडेला बच्चों मूल मात्रक है। किलोग्राम भी मूल मात्रक है। न्यूटन, न्यूटन बच्चों बल का मात्रक होता है और बल का मात्रक होता है और बल एक व्युत्पन्न राशि है और न्यूटन क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। तो हमारा सही जवाब ये हो गया। मीटर भी आपका मूल मात्रक है। आप सभी को जो है भौतिक राशियों के 7 भौतिक राशियों के नाम और उनके मात्रक अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जैसे कि लंबाई, लंबाई का क्या होता है भैया? मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। समय, समय का सेकेंड। फिर ताप, ताप का केल्विन। फिर आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर। पदार्थ की मात्रा मोल। ज्योति की तीव्रता कैंडेला। ये 7 भौतिक राशियां और इनके मात्रक हमें याद होना चाहिए। इनसे कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आता ही आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बच्चा, समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है। तो देखते हैं भैया। अब सबसे पहले पे चलते हैं, सेकंड। सेकंड समय का मात्रक है भैया? सेकंड तो समय का मात्रक डेफिनेटली है। महा, ठीक है, महीनों को भी हम समय ही बोलते हैं भैया, तो ये भी समय का मात्रक है। वर्ष भी समय का मात्रक है। तो भैया प्रकाश वर्ष, अब प्रकाश वर्ष में क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन क्यों हो जाता है भाई इसमें वर्ष आ रहा है, पर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बच्चों? तो प्रकाश वर्ष बच्चों दूरी का मात्रक है। ये 2025 की परीक्षा में आया था। ठीक है, एमपी बोर्ड की 2025 की परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। सही जवाब हो गया प्रकाश वर्ष। तो भैया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बहुत सरल सरल प्रश्न है। हमने सरल और कठिन सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है। तो आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एसआई पद्धति का मूल मात्रक है? ये 2024 में आया। अब आपको इसमें ढूंढना है मूल मात्रक। तो जूल जो है वो तो व्युत्पन्न मात्रक है ना। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। वोल्ट, वोल्ट विभव का मात्रक होता है। ठीक है, ये भी व्युत्पन्न मात्रक है। कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक है, ये भी व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, क्यू बराबर आपका IT होता है। तो जो कूलाम है वो धारा और समय पे निर्भर करता है। ठीक है, अब फाइनल बचा मीटर। मीटर किसका मात्रक होता है? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है बच्चा, और यही आपका उत्तर है। तो एसआई पद्धति का मूल मात्रक हो गया मीटर। मैंने तो कहा वो 7 रट्टा मारना है। अब उन 7 के अलावा जो भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक है ना भाई। 7 कौन कौन से मैंने बार बार बता रहा हूं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति की तीव्रता। ये 7 के अलावा जितने भी जो भौतिक राशियां हैं वो सब व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। एसआई प्रणाली में कुल मूल मात्रकों की संख्या 5, 7, 9, 10। ये तो पक्का सभी को याद है कि 7 मूल मात्रक है, 7 भौतिक राशियां। 7 भौतिक राशियां, उनके जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम 7 मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? तो बार बार हमारी चर्चा हो गई कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन और विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति की तीव्रता का कैंडेला। ठीक है, ये मैंने 7 के साथ लिख दिए, भौतिक राशियां भी लिख दी और उनके मात्रक भी लिख दिए।
अगला प्रश्न, एसआई प्रणाली का पूरा नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट और स्टैंडर्ड इंडियन। तो भैया इसका जो नाम है पूरा वो है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये अपने को क्लियर याद होना चाहिए कि सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स एसआई प्रणाली का पूरा नाम है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते, निम्न में से कौन सा एसआई पद्धति का मूल मात्रक नहीं है? मीटर, सेकंड, न्यूटन, केल्विन। ठीक है, अब मूल मात्रक नहीं ढूंढना है भैया। तो मीटर तो बिल्कुल हमारी सूची में है, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। न्यूटन नहीं है, न्यूटन बल का मात्रक है, तो ये न्यूटन वाला मामला इसमें आ जाएगा। तो सही जवाब न्यूटन। अगले प्रश्न पर, एसआई प्रणाली का लंबाई के लिए मात्रक है किलोमीटर। बेटा किलोमीटर लंबाई का मात्रक तो है, मीटर भी लंबाई का मात्रक है, सेंटीमीटर भी लंबाई का मात्रक है, डेसीमीटर भी लंबाई का मात्रक है। पर हमको प्रश्न में बोला भैया एसआई प्रणाली में, तो एसआई प्रणाली में उन 7 के अंदर लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो यही वाला सही होगा, बाकी सारे गलत हो गए इस प्रश्न के लिहाज से। और ये सब लंबाई के मात्रक तो हैं पर एसआई पद्धति में नहीं। ठीक, अगले प्रश्न, अब सार्थक अंकों की बात करते हैं भैया, है ना। ये जो प्रश्न है ये 2 बार आया हुआ है, 2019 में भी आया और 2024 में आया, सेम डिजिट के साथ आया। देखो कितनी बड़ी बात है। तो हमारे पास सार्थक अंकों को गिनने के कुछ नियम है ना। ऑप्शन 1, 4, 5 या कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें ये देखो कि जो भी जीरो अशून्य अंकों के बीच आती है तो वो गिनी जाती है। तो ये शून्य जो है 4 और 3 के बीच आ रही तो गिनी जाएगी। ठीक, और दशमलव वाली संख्या में बाद की शून्य, जो अशून्य बाद अंक के बाद में जैसे 3 के बाद शून्य आ रहा है तो वो भी गिनी जाती है। तो ये सब गिने जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 उत्तर आपका सही हो गया। सरल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब 3000 में सार्थक अंकों की संख्या है, ये 2025 में आया। अब 3000 जिसमें दशमलव नहीं आती है, ध्यान से सुना, जिस संख्या में दशमलव नहीं आती है उसमें अशून्य के बाद जितने भी अंक शून्य आते हैं, अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आते हैं उनको सार्थक अंकों में नहीं गिनना है। अशून्य के बाद, अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आते हैं उनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। तो ये 3 शून्य गिनने हैं क्या? नहीं गिनने। क्यों नहीं गिनने? क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। अगर दशमलव होता तो गिनते। तो यहाँ कितने आ रहा टोटल? 1। ये 3 बचा अकेला बस, तो ये 1 उत्तर। अगले प्रश्न पर अब फिर लिखा है कि भाई 100.0 में सार्थक अंकों की संख्या। वही वाली बात, अभी मैंने क्या कहा कि अगर इसमें पहले 3000 था उसमें दशमलव नहीं आ रहा था तो हमने नहीं गिना, पर अब यहाँ दशमलव आ चुका है, इसीलिए ये सारे के सारे अंक आपको गिनने होंगे। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। 0.00456 में सार्थक अंकों की संख्या होगी। अशून्य अंक के आगे, अशून्य अंक के आगे जो बाईं ओर जो शून्य आते हैं उनको नहीं गिना जाता है। 1 से छोटी संख्या में जो आगे वाले शून्य हैं उनको नहीं गिना जाता है। तो मेरे बच्चों 1, 2 और ये 3 कितने सार्थक अंक है? 3। ये हो गया उत्तर सही। अगले प्रश्न, वही 1.005 में सार्थक अंकों की संख्या। तो मैंने कहा दशमलव वाली संख्या में और जो 2 अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य आती है सबको गिनना है। तो 2 अशून्य अंकों के बीच में 2 शून्य आ रहे तो गिनी जाएगी। 1, 2, 3, 4, 2 शून्य और 2 ये 4 सार्थक अंक। अगला प्रश्न, यदि a बराबर 2a है, ये एक a एक्स्ट्रा हो गया, तो a बराबर 2.5 और b बराबर 3.42 है, तो कितने सार्थक अंकों को, प्रश्न थोड़ा अधूरा हो गया हो तो, है ना। तो आपको क्या निकालना है? a क्रॉस b। इसको ऐसा करेंगे, यदि a बराबर इतना, b बराबर है, तो a क्रॉस b में कितने सार्थक अंकों को दर्शाना चाहिए? a क्रॉस b को। अब आपको a क्रॉस b को दर्शाना है तो आप ये देखिए 3.42 गुणा 2.5। पहले गुणा कर लेते, 25 का गुणा करेंगे, 25 दूने 50, हासिल आया 5। 25 चौक 100, 5 कितना हो गया भैया? 105, हासिल आया 10। 25 या 75, 75 10 85।
अब दशमलव कितने अंक बाद आएगा, 1 और 2, ये 3 अंक बाद, तो 8.550। अब आपको पता ये लगाना है कि भाई हमारा उत्तर है वो कितने सार्थक अंकों में होना चाहिए। तो मेरे बच्चों, जिस भी संख्या का सार्थक अंक, गुणा करने में दो संख्याओं यूज हुई, एक तो 2.5 हुई, एक 3.42 हुई, इन दोनों में जिस संख्या में कम सार्थक अंक है, किसमें है कम सार्थक अंक बच्चे, तो ये 2.5 में। कितने सार्थक अंक है 2.5 में, तो 2 सार्थक अंक है। तो उत्तर जो है वो 2 सार्थक अंकों में होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर तो यहीं से मिल जाएगा, पर गुणा करके मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फिर आपको इसको कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 सार्थक अंकों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों, यहां कितना उत्तर होगा आपका 2, यानी कि किसी भी संख्या का अगर आप गुणा कर रहे हैं तो उत्तर कितने अंकों में होना चाहिए, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, गुणा या भाग जो भी करें तो दोनों में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होते हैं, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होते हैं उतने में आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक, तो यहां 2 अंकों में। अगले प्रश्न, यदि कोई दूरी 100 मीटर 100.0 मीटर लिखी गई है और उसमें समय 2.0 सेकेंड है, तो चाल को कितने सार्थक अंकों में लिखना चाहिए। भाई चाल बराबर बच्चे होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आप ये देखें कि यहां लिखा है 100.0 बटे 2.0, तो दूरी के अंदर 4 सार्थक अंक हैं और यहां कितने हैं, 2 हैं। तो उत्तर मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा, जिस 2 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, जो भी जिनमें गुणा कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, उनमें से जिस संख्या के सार्थक अंक कम से कम सार्थक अंक जितने होते हैं, तो कौन सी संख्या में कम से कम है, तो 2 संख्या है, कम सार्थक अंक जितने होते हैं उतने ही सार्थक अंकों में हमारा उत्तर होना चाहिए। तो यहां भी उत्तर कितना है, 2 ही है बच्चे। अगले प्रश्न पर आते बेटा। प्रश्न है कि आपका है 12.11, 18.0, 1.013 का उत्तर दशमलव में कितने स्थानों तक दिया जाएगा। अब हल करके अभी देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप हल करोगे तो उसका भी बता दूंगा, पर आपको यहां क्या देखना है, आपको यहां यह देखना है कि जोड़ने और घटाने में जिस भी संख्या में दशमलव के बाद कम अंक होते हैं, देखो यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां दशमलव के बाद 1 है, यहां दशमलव के बाद 3 है, तो सबसे कम किस में है दशमलव के बाद अंक, तो 18.0 में। तो कितने अंकों में आ रहा है, 1 अंक। तो दशमलव के बाद, तो उत्तर दशमलव के कितने स्थानों तक दिया जाएगा, तो दशमलव के 1 स्थान तक ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो जिस भी संख्या में हमें यह देखना है कि हमें जो संख्याएं दी गई हैं, दी गई संख्याओं में किस संख्या में सबसे कम दशमलव है, और जिसमें सबसे कम है उसमें जितने अंक होंगे दशमलव के बाद उतने ही अंकों तक आपको उत्तर देना रहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही ढूंढना है ना, इसमें 3 गलत हैं, 1 सही है। सभी शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते। प्रश्न है कि शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते हैं यार, ऐसा थोड़ी बीच वाले शून्य होते हैं, आखिरी वाले होते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो गलत बात है। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है भैया, ये भाई जिसमें कोई शून्य ही नहीं है वो तो सार्थक अंक होने ही होने हैं। केवल दशमलव के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं, ये बात भी गलत है, केवल शब्द नहीं आता, दशमलव के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं पर केवल ऐसा नहीं है। सभी शून्य सार्थक अंक सार्थक होते हैं, तो सभी शून्य तो नहीं हो सकते, है ना भाई, सभी शून्य नहीं हो सकते, हर बार नहीं होते हैं, तो सभी गैर शून्य सार्थक अंक होते हैं, यही आपका केवल सही जवाब है, बाकी सब गलत है। अगले प्रश्न, यदि 2 संख्याओं का गुणा किया जाए तो उत्तर सार्थक अंकों की संख्या होगी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, कि जब भी हम गुणा या भाग करेंगे तो उत्तर में जिन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं उनमें से जिस भी संख्या में सार्थक अंक कम होंगे और जितने होंगे उतने में ही उत्तर होना चाहिए। तो दोनों संख्याओं की कुल संख्या सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर सबसे अधिक सार्थक अंक वाली संख्या है, दोनों के औसत के बराबर। तो क्या मिला भाई, सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर, ये एक सीधा सा नियम। अगला प्रश्न,
प्लांक नीतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान है? प्लांक नीतांक बेटा होता है E बराबर एच न्यू। ठीक है, अब आपको पास यहाँ पर कुछ राशियां दी गई हैं। एक तो आपको दे रखा है बलागुण, एक ऊर्जा, एक संवेग, कोणीय संवेग, है ना। पहले तो मैं जो दिए गए हैं इनकी विमाएं आपको बता दूं। कोणीय संवेग L बराबर होता है P इंटू आर। अब ये जो संवेग है, संवेग का होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग, और द्रव्यमान का m और वेग का हो गया LT इनवर्स 1। तो मेरे बच्चों संवेग का MLT इनवर्स 1 होता है। तो यहां अगर आप रखोगे तो भाई संवेग की जगह तो आपने रखा है MLT इनवर्स 1 और दूरी का L, तो क्या हो जाएगा बेटा ML स्क्वायर T इनवर्स 1। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा होता है क्या? कार्य, कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन का गुणनफल। बल का जो मात्रक होता है वो होता है MLT माइनस 2, और विस्थापन के लिए आप L यूज करेंगे तो ML स्क्वायर T इनवर्स 2। ये किसके लिए होगा? ऊर्जा के लिए। और बेटा बल आगुण की बात करें तो बल आगुण जो होता है बल गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी। तो बल का जो विमेय सूत्र हमें याद है MLT माइनस 2 और दूरी के लिए L, तो यही होगा इसका भी ML वर्ग T माइनस 2। ये तो वो थे जो हमें दिए गए। अब हमें प्लांक नीतांक का भी तो पता होना चाहिए। तो प्लांक नीतांक E बराबर E, H बराबर E बाई न्यू। E ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए हम ML वर्ग T माइनस 2 यूज करते हैं। आवृत्ति है, आवृत्ति के लिए T इनवर्स 1, ये ऊपर जाएगा मेरे बेटे, तो ML वर्ग ये हो जाएगा आपका T इनवर्स 1। कौन सा है इसमें? ML वर्ग T इनवर्स 1, तो चौथे वाला यानी कि कोणीय संवेग का के समान है। ये 2020 की परीक्षा में आया। अगले प्रश्न पर आते, ऐसे युग्म पहचानिए जिनकी विमाएं समान हैं। अभी हाल हमने थोड़ी देर पहले जब इससे पहले वाले प्रश्न में, ये 2025 में आया हुआ मेरे बच्चे, तो इससे पहले वाले प्रश्न में बलागुण का हमने देखा था। तो क्या आया था? अभी हाल देखा, ये देखो आप बलागुण का ML वर्ग T माइनस 2, ML वर्ग T माइनस 2 बलागुण का विमेय सूत्र है। कार्य का ML वर्ग T माइनस 2, ये आपका बल गुणित विस्थापन कार्य का है। ठीक, उसी प्रकार से प्रतिबल, प्रतिबल बेटा F बाई A होता है। ठीक है, तो ML वर्ग T माइनस 2 और इसका हो जाएगा आपका L वर्ग। तो मेरे बच्चे क्या होगा? ये हो गया ML0 T इनवर्स 2, और ऊर्जा का हो जाएगा ML वर्ग T माइनस 2। बल का विमेय सूत्र होता है बेटा ML माइनस 2, और प्रतिबल का हमने अभी हाल निकाल लिया M1L0 T इनवर्स 2। ठीक है, यहाँ बल है, बल का ML T माइनस 2 होता है, और कार्य का होगा ML वर्ग T माइनस 2। मैंने सभी के लिख दिए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो, आप खुद ही को पता चल गया भाई कौन सा है, सभी के समान है। तो बल और बलागुण और कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है? समान होता है, बाकी सबका भिन्न होता है। ठीक, ये 2025 में आया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश वर्ष का विमेय सूत्र, ये 2025 में आया। आप कहोगे सर 2025 में बहुत ज्यादा है, तो बेटा संभाग वाइज पेपर आते हैं एमपी बोर्ड में। क्या होता है? संभाग वाइज पेपर आते हैं, तो अलग अलग संभागों में अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं। तो इस वजह से वो प्रश्नों 2025 में बहुत ज्यादा प्रश्न आपको दिखाई देंगे। अब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो बेटा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, और दूरी का विमेय सूत्र क्या होता है? तो L होता है, सभी को पता है, तो डायरेक्टली कर लें, इतने ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं है। बल का विमेय सूत्र है, बल का विमेय सूत्र बेटा F बराबर M हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। द्रव्यमान के लिए आप M यूज करते हैं बेटा, और त्वरण के लिए LT इनवर्स 2 यूज करते हैं। तो क्या आया? M1L1 T इनवर्स 2 है क्या इसमें? तो बिल्कुल ये रहा M1L1 T इनवर्स 2। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। पावर, शक्ति, हिंदी में कहते हैं शक्ति। तो शक्ति का विमेय सूत्र है, तो शक्ति होता है बेटा P बराबर क्या होगा? W बाई टी। तो कार्य ML वर्ग T माइनस 2, और समय का हो गया बेटा T, ये एक ऊपर आएगा, तो ये होगा आपका M1L वर्ग T इनवर्स 3। क्या दिख रहा है ऐसा कुछ? M1L1 T इनवर्स M1L स्क्वायर T इनवर्स 3, ये वाला। ये 22 प्रश्न हो गया। शक्ति का मात्रक भी हो गया। किस राशि का विमेय सूत्र M0L0 T0 यानी विमाहीन है? ठीक है, तो चाल का तो विमाहीन हो ही नहीं सकता। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी ये होता है LT इनवर्स 1, इसकी विमा है। कार्य का बल गुणित विस्थापन, बल का MLT माइनस 2 होता है, और विस्थापन का L होता है, तो ML वर्ग T माइनस 2। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, तो ML इनवर्स 3 इसका भी होता है भैया। तो कोण, कोण क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। भाई चाप बटे त्रिज्या कोण का सूत्र होता है।
तो चाप भी दूरी है और त्रिज्या भी दूरी है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो किसका मात्रक है भैया, ये किस राशि का विमीय सूत्र है, तो ये कोण का विमीय सूत्र है, m0 l0 t0। ठीक, अगले प्रश्न पर दाब का विमीय सूत्र। देखो दाब का जो सूत्र होता है P बराबर F/A होता है। तो बल के लिए आप चलेंगे mlt-2 और क्षेत्रफल के लिए बेटा आप करेंगे L वर्ग। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा m1, ये L इनवर्स आपका T इनवर्स 2 हो जाएगा मेरे बच्चे, इतना सरल है। तो m1 L इनवर्स T इनवर्स 2 ये हो गया आपका काम खत्म। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म समान विमीय है, समान विमा वाले अब ढूंढने हैं। फिर बात करते देखो, संवेग का विमीय हमें पता है ml t इनवर्स 1 और कार्य का ml वर्ग t-2, बार बार नहीं निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले निकाला। वेग का हमें पता है LT इनवर्स 1 और त्वरण का LT इनवर्स 2। कार्य और ऊर्जा का समान होता है, ये तो सभी को पता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इनका मात्रक और सूत्र दोनों ही समान होते हैं। बल और ऊर्जा का कभी समान नहीं हो सकता, क्योंकि बल का विमीय सूत्र जो है mlt-2 है और ऊर्जा का वही होगा जो कार्य का होगा, यानी ml वर्ग t-2। तो कार्य और ऊर्जा ऐसे हैं जिनके विमीय सूत्र क्या हैं, समान हैं। आप तो अपने पास जितने भी विमीय सूत्र हैं उन विमीय सूत्रों में से वो छांट लें, एक तरफ लिख लें, ताकि वो आपको दिमाग में धीरे धीरे रट जाएंगे कि भाई इनके विमीय सूत्र क्या हैं, समान हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, t बराबर 2π√L/g। देखो ये प्रश्न है ना, सत्यता की जांच करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ t का विमीय सूत्र है बेटा, इसमें यह t क्या है, इसमें यह t है आवर्तकाल। आवर्तकाल एक प्रकार का समय ही तो है बेटा, तो समय के लिए क्या होता है, t होता है। तो t इसमें जिसका है वो हो गया काम। तो m0 l0 t1 है ना, ये वाला कितना बढ़िया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि किसी राशि का विमीय सूत्र m0 l³ और t0 है, अब l³ किसका आता है, तो l³ कितना होता है, वे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई किसके लिए है, तो ये आपका आयतन है, तो आयतन का विमीय सूत्र होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र है, अभी हमने पहले भी निकाल लिया, फिर एक बार वो निकाल देते भाई। E बराबर h न्यू, तो हमें आपको चाहिए h का, तो E बटा क्या हो जाएगा बेटा, न्यू। अब E क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा का होता है ml वर्ग t-2 और न्यू है बेटा आपकी आवृत्ति का होता है बेटा t इनवर्स 1। ये t इनवर्स 1 ऊपर चला जाएगा तो ml वर्ग, ये ऊपर जाएगा तो ये -+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t इनवर्स 1। तो ml वर्ग t इनवर्स 1, ठीक है, पहला वाला। कितना सरल, सारे प्रश्न सरल है बेटा। अगला प्रश्न, गति और विस्थापन का अनुपात किसका विमीय सूत्र देता है। भाई पहले गति यानी वेलोसिटी यानी वेग है बेटा, है ना, कई वो बच्चे गति में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वेग बटे विस्थापन, तो वेग का सूत्र पता है आपको, वेग क्या लिखते हैं, वेग होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब आपको यहां ये देखना है कि भाई विस्थापन बटा समय होता है, तो विस्थापन से तो विस्थापन कट जाएगा, बचेगा क्या, समय बचेगा। तो वेग का तो दे नहीं सकता, त्वरण का दे नहीं सकता, बल का दे नहीं सकता, तो कौन बचा, समय ही बचेगा केवल, तो समय का विमीय सूत्र देगा। ठीक, एक प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। भाई एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये प्रश्न कब आया हुआ है, ये 2022 की परीक्षा में आया मेरे बच्चे। तो प्रकाश वर्ष, तो वर्ष बराबर हो गया हमारे पास, प्रकाश वर्ष हमें चाहिए दूरी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो गया बेटा चाल गुणित समय। बोलो प्रकाश की चाल आप लोगों को याद है क्या, तो बिल्कुल याद होगी। प्रकाश की चाल लगभग हम 3 × 10⁸ लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल। एक वर्ष में चलना है तो एक वर्ष में होते बेटा 365 दिन, और उन 365 दिन में बच्चे 365 दिन यानी एक दिन में होंगे 24 घंटे। 24 घंटों में अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और बेटा इन सब को अगर आप 365 24 दिन है ना, इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये आएगा बेटा 9.46 × 10⁻15 मीटर। कहीं कहीं ऑप्शन किलोमीटर में भी होता है, तो 1000 से इसको भाग लगा दीजिएगा, तो 9.46 × 10⁻12 क्या आ जाएगा, किलोमीटर। कहीं कहीं सेंटीमीटर में भी आ जाए कभी, तो 9.46 ×
इसमें 10 की घात 2 का गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 10 की घात 17 सेंटीमीटर। अरे बदल लो आप, जितनी चाहे उतने बदल लो। तो कुछ भी पूछे तो आपको लगा देना है भाई, ये मीटर में पूछे, किलोमीटर में पूछे, सेंटीमीटर में पूछे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। और जो बच्चे रट्टा मारते हैं उनके लिए समस्या है, जिन्होंने समझ के पढ़ रखा है उनके लिए कोई समस्या नहीं है। प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो बिल्कुल 2019 में आया हुआ प्रश्न है और ये दूरी का मात्रक है, बार बार चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है कि 2 सेंटीमीटर भुजा के घन का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास जो भुजा दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2025 में आया हुआ। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब भुजा आ गई, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आयतन। आयतन क्या होता है मेरे बच्चे, आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा की जगह रखें तो 2 गुना 10 की घात -2 की घात 3। अब 2 की घात 3 कितनी हो गई, तो भाई 2 की घात 3 गुणित 10 की घात हो गई -2 की घात 3, तो होगी 2 की घात 3 कितनी हो गई आपकी 8। ठीक, और ये होगी 10 की घात -6 मीटर। तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, इसमें 2 भुजा वाला नहीं, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो ये आ जाएगा भाई 8 गुणा 10 की घात -6 मीटर क्यूब। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब 4 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, ये भी 2025 में आया है, कितने सारे प्रश्न दिया हुआ है ना। तो देखो, अब 4 मीटर क्यूब है, तो मीटर से सेंटीमीटर में चलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी 10 की घात 2 की घात हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 गुणित कितना हो जाएगा 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। उत्तर आया 4 गुणा 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये 2025 की परीक्षा में आया हुआ है। एक फर्मी किसके तुल्य होता है, 2025 में आया 10 की घात -15 मीटर। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सोचना मत ऐसा कि भाई 2025 में इतने प्रश्न कैसे आ गए, तो मैंने कहा सभी संभाग में अलग अलग पेपर होते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और मैंने जो प्रश्न सिलेक्ट किए हैं वो ऐसे प्रश्न सिलेक्ट किए हैं कि आपके इस साल भी इनमें से प्रश्न बन जाएंगे, इनमें से बन जाएंगे या उसी कॉन्सेप्ट के बन जाएंगे, पर आएंगे इनमें से। समान विमाओं की राशियों को परस्पर जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, ये सत्य है अथवा असत्य, 2025 में पूछा। ये विमित समघातता का सिद्धांत है, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, सभी शून्यतर अंक सार्थक अंक होते हैं, सत्य अथवा असत्य। तो ये भी जे मान लो ये सारे अंक है, तो ये सब शून्यतर अंक है ना भाई, जिसमें शून्य शामिल नहीं है, यानी कि सभी अशून्य है। तो सभी अशून्य अंक जो होते हैं बेटा सार्थक अंक होते हैं, पक्की बात है, ये सत्य बात है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10 फर्मी मीटर में कितने मीटर के तुल्य हैं, तो 1 फर्मी में होता है बेटा 10 की घात -15 मीटर। तो 10 फर्मी में कितने हो जाएंगे, ये 10 की घात हो गए -14 मीटर के तुल्य हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।